नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। लोगों पर महंगाई की एक और मार, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, इंडी गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन। पटना के 7 होटल होंगे सील, 5 अस्पतालों पर भी कार्रवाई की तैयारी, अग्निशमन विभाग का फरमान। इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके में एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, तस्करों द्वारा नेपाल से तस्करी कर लाया गया करीब 1700 किलो गांजा बरामद। और आलोक सिंह बनाए गए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। आम उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के नए दाम लागू होने के बाद बिहार में 1011 इसकी कीमत बढ़कर 1040 रुपये पहुँच गई है। राजधानी पटना समेत पूरे राज्य के उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में घरेलू गैस सिलेंडर का रेट 942 रुपये तय किया गया है। खास बात यह है कि पिछले 3 महीनों में यह दूसरी बार है जब घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। इससे पहले 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजार में जारी उथल-पुथल और इस मूल्य वृद्धि की प्रमुख वजह माना जा रहा है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी मई महीने से करीब 7 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार बढ़ती महंगाई का असर अब आम परिवारों की मासिक बजट पर साफ दिखाई देने लगा है। रसोई गैस से ईंधन तक की बढ़ती कीमतों में लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। हालांकि उपभोक्ता इस महंगाई की मार को लगातार झेल रहे हैं, जिसकी वजह से वो लगातार महंगाई की बोझ तले दबते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से दामों की बढ़ोतरी हो रही है, उसी में अपना जीवन यापन लोगों को करना पड़ रहा है। परिवार का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। हम लोग पे गैस का दाम बढ़ने से बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। कुछ दिनों में लगातार 3 बार गैस का दाम बढ़ गया है। इस वजह से हम लोग का बजट गड़बड़ा रहा है। सरकार को इस पे कुछ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो हम आम आदमी का जीवन आसान हो सके। अगर इसी तरह से गैस का दाम बढ़ता रहा तो हम लोग के जीवन पे बहुत असर पड़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि हम लोग पर थोड़ा ध्यान दे और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको ठीक किया जाए और गैस का दाम में थोड़ा सुधार किया जाए। स्वास्थ्य के अलावे उसमें कुछ नहीं दिखता है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक पर बयान आया है। उन्होंने कहा बैठक वो करते रहे। इंडिया अलायंस का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। राबड़ी आवास के बाहर सुरक्षा कर्मियों को हटाए जाने पर श्रवण कुमार ने कहा, सुरक्षा हटाना निजी मामला है। जो सुरक्षा मान्य है वह दिया गया है। मुझे अपनी इच्छा है कि हम रखें या ना रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। वो लोग करते रहते हैं, हर अपना इलाके के साथ लोग बैठक करते हैं, रणनीति पर विचार करते हैं, फिर आगे की रणनीति पर तय करते हैं क्या आगे करना है। लेकिन लेफ्ट पार्टी सीपीआई में उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी के डील का आरोप का स्पष्टीकरण मांगा है। आंतरिक मतभेद मिल रहा है। देखिए, इन लोगों का गठबंधन जो है स्वार्थ का है और स्वार्थ के अलावे उसमें कुछ नहीं दिखता है। जिनका जिनका स्वार्थ सधेगा वो बैठक में शरीक होंगे, बैठक को अच्छा कहेंगे, और जिनका जिनका स्वार्थ नहीं सधेगा उस बैठक को कहेंगे कि अच्छा नहीं है। तो इस तरह के जो उन लोगों में आपस में गठबंधन है वो बिल्कुल स्वार्थ का गठबंधन। राबड़ी आवाज के बाद सुरक्षा कर्मियों को राबड़ी के लिए हटा दिया। अब आरजेडी के कार्यकर्ता करें कि हम लोग सुरक्षा देंगे लालू परिवार को, और रात भर डटे। देखिए, सुरक्षा हटाना उनका निजी मामला है। सरकार के परिधि में जो सुरक्षा उनको मान्य है वो सुरक्षा उनको क्या, जिनको जिनको जो सुरक्षा मान्य है वो सुरक्षा दी जाती है और दिया गया है। अब हमको अपनी इच्छा है कि हम रखेंगे कि लौटाएंगे, तो वो तो अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। और हमेशा पहली बार कोई नहीं है, ये अनेक बार इस तरह के
इस तरह के निर्णय वो लेते हैं, फिर निर्णय को वापस लेते हैं। टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया है सर, क्या कहें? बहुत शुभकामना, बहुत बधाई उनको। ये सिर्फ बिहार का नाम रोशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और भारत के ऐसे खिलाड़ियों की आवश्यकता है जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और बिहार के 14 करोड़ लोगों से उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना। एलपीजी गैस के दाम एक बार फिर से आपको देखने को मिले हैं सर। देखिए, गैस के दाम बढ़ने के अनेक कारण हैं और उन कारणों की समीक्षा भारत सरकार करती है। ये तो मामला भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन समीक्षा सरकार करती है। समीक्षा करने के उपरांत सरकार निर्णय लेती है, लेकिन ये पूर्णतः मामला भारत सरकार से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से एमएलसी का कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, तो नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, तो जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो पूरा किया जाएगा। हम लोग की पूरी तैयारी है और एनडीए की पूरी तैयारी है कि नॉमिनेशन हम लोग 11:30 बजे से हम लोग नॉमिनेशन करने अपने उम्मीदवारों के साथ। लेकिन दीपक प्रकाश है वो मंत्री, लेकिन उनका नाम नहीं, तो क्या लगता है वो? ये तो उनसे पूछिए, जो उम्मीदवार हैं उनके पार्टी से पूछिए कि उनका उम्मीदवारी क्यों नहीं हुआ। उनकी पार्टी तय करती है उम्मीदवारी, तो वो बताएंगे ठीक से क्या कारण। बनेंगे तो मंत्री पद भी जाएंगे। वो तो सरकार का नियम है, प्रावधान है, संविधान में जो प्रक्रिया है, संविधान के अनुसार सरकारें बनती है, बिगड़ती है। तो प्रावधान के अनुसार जो भी प्रावधान में नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। राजधानी पटना में फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो गया है। अग्निशमन विभाग ने अगले 5 दिनों के भीतर 7 होटलों को सील करने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही 5 अस्पतालों के खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई के लिए स्थानीय प्रशासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अग्निशमन विभाग के डीआईजी मनोज कुमार नट ने बताया कि फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 32 अस्पतालों 20 हॉस्टलों को नोटिस जारी किया गया है। संबंधित संस्थानों को 7 से 14 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। कार्रवाई की जद में आने वाले अस्पतालों में कंकड़बाग, न्यू बाईपास रोड, एडवांस हॉस्पिटल और कई संस्थान शामिल हैं। डीआईजी ने कहा कि दिल्ली के एक होटल और मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुई अग्निकांड की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। खान ग्लोबल स्टडी से जुड़े मामले पर पूछे जाने के सवाल में जवाब में कहा कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। जिला अग्निशमन पदाधिकारी रितेश पांडे के नेतृत्व में पूरे अभियान की मॉनिटरिंग की जा रही है। आइए सुने और कुछ कहा अग्निशमन विभाग के डीआईजी ने। आप जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली में एक बड़ी घटनाएं हुई थी और करीब 20 लोग हताहत हो गए थे और उसके जस्ट एक दिन बाद प्रसाद हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में घटनाएं हुई। ये अलग बात है कि बिहार अग्निशमन सेवा के मुस्तैदी के कारण 20 लोगों को वहाँ पर रेस्क्यू करके बचाया गया। फिर भी 3 से 4 लोगों की जानें जो है या तो घायल होने से या मौके पर जो है सो दम घुटने से हो गई थी। उसकी गंभीरता को देखते हुए और आम जनों की सुरक्षा के किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने की वजह से हमारे महानिदेशक से महासमष्टा महोदय के स्तर से बहुत ही सख्ती बरती गई है और एक अभियान चलाकर वैसे जो भी होटल हैं या हॉस्पिटल हैं जिनके स्तर से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई, कठोर जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम और बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के नियम 33 में ये प्रोविजंस है कि यदि सामान्य स्तर पर कोई पालन नहीं करता है तो कंपाउंडिंग की भी उसमें शक्ति दी गई है, कंपाउंडिंग भी किया जाएगा। और यदि मामले ज़्यादा गंभीर हैं, उनके स्तर से नहीं बरती जा रही है तो उनको सील करने की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में हम लोगों ने जो 2 दिनों के अंदर करीब 60 से 70 हॉस्पिटल और होटल का ऑडिट किया गया है। ऑडिट तो पहले ही किया गया था, इनके अनुपालन के स्टेटस को देखा गया है कि ये वाकई में अनुपालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो इनमें फॉल्ट पाई गई है जिन लोगों को, उनको मैक्सिमम हम लोग 7 दिन का मोहर देकर उनको सील की कार्रवाई की जा रही है। उदाहरण के तौर पर कुणाल होटल है, जैसे उसके दौरान अनुपालन नहीं किया गया। फोर्ड होटल था लेकिन उन्होंने अनुपालन कर लिया है
और 4 जो है हॉस्पिटल है जो काफ़ी क्रिटिकल हम लोगों ने पाया है इसमें, जिसमें एक एडवांस पटना सेंट्रल हॉस्पिटल है, दूसरा आरोग्य वर्धन हॉस्पिटल है और पनास हॉस्पिटल श्याम शांति है और श्याम ट्रस्ट एंड रिसर्च हॉस्पिटल है। ये सब जो हॉस्पिटल हैं ये जो मापदंड है वो मापदंड के हिसाब से पालन नहीं कर रहा। दूसरी, चूँकि मैं यहाँ के आम नागरिकों से और जो प्रबंधक हैं होटल और हॉस्पिटल के, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बदलते परिप्रेक्ष्य में और आम नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए जिस तरह के माहौल स्थितियाँ बन चुकी है, वैसी स्थिति में ये जरूरी हो गया है कि जो दिशा निर्देश सरकार के स्तर से या अग्निशमन विभाग के स्तर से जो दिशा निर्देश हैं उसको पालन करें, अपने भी सुरक्षित रखें और आप आम जनों को भी सुरक्षित रखें। देखिए, जांच करने के जो प्रक्रिया है उसमें इनिशियल स्टेज होता है कि उसको जांच की जाती है, फिर उसको नोटिस किया जाता है, फिर शोकज किया जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, ABCDEFG और H तक फॉर्म है, जिस फॉर्म के हिसाब से उन पर कार्रवाई की है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, चूँकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। क्या पाया गया उस कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जो यदि वे उसका मीट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं, वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन सुनिश्चित कराएं। मुझे ये नहीं, हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई ट्रबल डालें। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन किया जाए ताकि आम जनों की क्षति को रोका जा सके। यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी, यथाविधिक प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है, क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ते हैं उसमें। किसी भी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो भी कानून का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, पूर्व में भी जो ऑडिट किया गया था उसमें बहुत सारे डिफ़ॉल्ट थे, काफ़ी करीब 50-60 डिफ़ॉल्ट था होटल में भी और हॉस्पिटल में डिफ़ॉल्ट थे। उसमें से लगभग 99% लोगों ने अनुपालन के लिए इसी कार्रवाई के काम, कठोर कार्रवाई कानून उन लोगों ने लगाया। उसने ओवरहेड वाटर टैंक लगाया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक लगाया, हॉजिल लगाया, हॉज पाइप लगाई, सब चीज़ें की उन्होंने। जैसे फोर्ट हॉस्पिटल उसने कराया, जैसे आप देखेंगे पाटलिपुत्रा में जो ये था होटल था उसने भी कराया, सगुना मोड़ के पास जो हॉस्पिटल था उसने भी कराई। तो उसकी प्रभाव पड़ी। आपके मीडिया बंधुओं के जो इसने आप लोग सूचना प्रसारित किए, जो आम जनों तक गया और उनके पास भी गया कि सरकार इस स्तर पर काफ़ी सख्त है, विभाग जो है इसमें किसी भी स्थिति में छूट नहीं देने वाली है। तो इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ और 99% लोगों ने इसे कर लिया। 4-5 जो डिफ़ॉल्टर थे जिनका मैं अभी नाम भी ले रहा हूँ, उनको हम लोग सील के कार्रवाई बहुत ऊपर तक चली गई है। 2-3 दिनों के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। अभी कम से कम 5 प्रतिष्ठान के सील करने की प्रक्रिया शुरू की है। मतलब वे बिल्कुल सील करने के योग्य हो चुके हैं, उनको सील करना पड़ेगा क्योंकि उनके स्तर से कई रिमाइंडर स्मार्ट देने के बाद भी उनके स्तर से पालन नहीं किया गया है, तो सील करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी मैंने हॉस्पिटल बताया और होटल में बताया, जैसे कुणाल होटल है और कई होटल्स हैं जो नहीं पालन करें। वो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट्स जो पटना के जिला अग्निशमन पदाधिकारी उनको लिस्टिंग दी गई है, वो नोटिस भी दिए हुए हैं और उनके जो पूरे टीम है पूरा अभियान चलाकर रात दिन लोग काम कर रहे हैं। तो किसी आपके माध्यम से ये मैसेज मैं फ्लैश करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के द्वारा नहीं अनुपालन किया गया उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिनका ऑडिट नहीं भी हुआ है, यदि वो बहुत सीरियस है मैटर, तो उनकी भी ऑडिट करके 7 दिनों का हम लोग मोहलत उनको देंगे। यदि गंभीर मामले है तो 7 दिनों का, यदि बहुत गंभीर नहीं तो 14 दिनों के अंदर अनुपालन करना होगा। यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो उनको भी सील की कार्रवाई की जाएगी। इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके में एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई की है। तस्करों द्वारा नेपाल से तस्करी कर लाया गया करीब 1733 किलो गांजा बरामद किया गया। हालांकि इस दौरान तस्कर बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। यह मामला इंडो नेपाल बॉर्डर के सतना इलाके का बताया जा रहा है। बताया गया है कि 45वीं वाहिनी एसएसबी वीरपुर की सीमा चौकी सतना द्वारा
दत्ता टोला क्षेत्र में एक वाहन में लदी हुई गांजे की इस बड़ी खेप को जब्त किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसबी के डीआईजी मधुकर अमिताभ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सूत्रों से एसएसबी को सूचना मिल रही थी कि तस्कर द्वारा भारी मात्रा में गांजे की खेप को भारत में पार कराने की फिराक में है, जिसके बाद इसको लेकर लगातार एसएसबी 45वीं बटालियन बीरपुर द्वारा सघन अभियान चलाया गया। इसी क्रम में देर रात दत्ता टोला क्षेत्र में तैनात एसएसबी टीम द्वारा एक संदिग्ध नेपाली नंबर प्लेट वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। एसएसबी की टीम को देखकर चालक ने तेज गति से गाड़ी चलाते हुए क्रमिकों को कुचलने का प्रयास किया, परंतु एसएसबी जवानों ने सूझबूझ से कार्रवाई करते हुए वाहन को रोका, लेकिन बारिश और अंधेरे का लाभ उठाते हुए तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसके बाद वाहन की तलाशी की गई। उसमें 45 प्लास्टिक के बोरे में करीब 1733 किलो गांजे की खराब बरामदगी की गई। आइए सुने और क्या कुछ कहा डीआईजी एसएसबी पूर्णिया के मधुकर अमिताभ ने। ये पिछले कुछ दिनों से इनके नारकोटिक्स के खिलाफ काफ़ी सघन अभियान चलाया जा रहा है और जिसके परिणाम स्वरूप ये आज की जो है ये उपलब्धि हुई है। कितना सर क्वांटिटी क्या है? इसकी क्वांटिटी है 1733 केजी लगभग। ये सतना इलाके से इसकी बरामदगी की गई है, जो कि एक पिकअप वैन में लाद के ले जाया जा रहा था। कितने की गिरफ्तारी की गई सर? इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि ये सवेरे का अंधेरे का टाइम था, उस समय बारिश भी हो रही थी, तो जो भी इसके चालक थे या इसके साथ में जो भी होगा वो अंधेरे और प्रतिकूल जो मौसम था, काफ़ी बारिश हो रही थी, उसका लाभ उठा के वो भाग गए। लेकिन स्थानीय पुलिस के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विलेंस की मदद ली जा रही है और इस मामले में जो है जल्दी गिरफ्तारी जो है वो होगी। सर, बॉर्डर इलाके में सूखा नशा का प्रचलन काफी बढ़ गया है, इसको लेकर के एसएसबी किस तरह का रुख अपनाएगी सर? सूखे नशा को रोकने के लिए एसएसबी के बड़ा स्पष्ट जो है एसएसबी का अपना अभियान है कि हम इस पे पूरे 100% लगाम लगाना चाहते हैं और इस मामले में भी काफ़ी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी जब्ती भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है। आगे भी ये अभियान जो है वो जारी रहेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राज्य स्तरीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आलोक सिंह को चयनित किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व एक पद से समाप्त नहीं होगा। गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, एनडीए में है और एनडीए में थे और एनडीए में रहेंगे। एनडीए के अंदर की बात एनडीए में करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। इधर उधर की बात अधिक होती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी परिवार है, पुत्र मोह से नहीं बल्कि पार्टी है। जितना प्यारा दीपक प्रकाश है उतना ही प्यारी पूरी पार्टी के लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सबसे फिट है। सबसे पहले हमने कहा प्रधानमंत्री का स्नेह कभी उपेंद्र कुशवाहा के लिए कम नहीं हुआ। बीजेपी की विचारधारा से लोक मोर्चा की विचारधारा मेल नहीं खाती। अलग अलग विचारधारा के कारण लोग जुड़े हैं, सब लोगों को एक साथ लाना है, इसलिए गठबंधन होता है तो ज़रूरत है। जो लोग भी शुरुआती समय में नीतीश कुमार के साथ थे वही बीजेपी और राजद में नहीं जाएंगे, जो जहां है वही रहेंगे। समता पार्टी बनाने के समय हम लोगों ने संघर्ष किया था। जनता दल यूनाइटेड के बारे में भी दर्द रहता है, उस पार्टी को भी सींचा है। पार्टी में कुछ परेशानियां होती हैं, दर्द होता है। शुरुआत में हमने भी कहा था कि निशांत को आगे लाना चाहिए, जदयू के अस्तित्व के लिए ज़रूरी था, लेकिन पहले लाना रहा। निशांत को मंत्री क्यों डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था। नीतीश कुमार का वास्तविक उत्तराधिकारी निशांत ही है। बिहार में बचाने का काम करना है, विचारधारा बनाए रखने की जरूरत है। हम लोग गठबंधन में मजबूती से हैं। उन्होंने कहा कि 13 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आलोक सिंह को चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सबसे पहले जनता यूनाइटेड के नेताओं को हमने सजेस्ट किया। उस समय गठबंधन पार्टी के भी बड़े नेताओं को यह बात अटपटी लगी, लेकिन बाद में चलकर उसी को किया कि नहीं किया, क्योंकि जेडीयू के लिए वह जरूरी था। हम तो भी थोड़ा पता नहीं है बात सुनकर दूर लोग कैसा लगे,
और निशान को लोग लाए तो हम पहले लाए थे, कोई बात नहीं लाए। और लाए तो शुरुआत में कहा कि मंत्री ने हमारा बनना है, क्या क्या पता नहीं। अभी यह नहीं बनने का निर्णय हुआ नहीं था, निर्णय आपका था, उसी निर्णय पर चलते, लेकिन बनाने का निर्णय हुआ कि निशान को मंत्री को, निशान को डिप्टी सीएम बनाने का काम करना चाहिए। हम जेपी के हित में यह बात बोल रहे, जनता यूनाइटेड के हित में यह बात बोल रहे, क्योंकि नीतीश कुमार जी का वास्तव में जो व्यक्तिगत रूप से उत्तराधिकारी वहां हो सकता है, वह निशान भी हो सकता है। तो डिप्टी सीएम बनाते तो स्वाभाविक रूप से वह ऊपर बढ़ते जाता, लेकिन कोई मंत्री बनाएंगे तो भाई जेडीयू का मामला है। हम सजेस्ट करते रहते हैं क्योंकि इस विचारधारा को बचाने का गर्व मन में आता है, पीड़ा मन में आती है, इसलिए कहीं भी इस विचारधारा को कमजोर लगता है कि किसी कारण से विचारधारा शायद कमजोर पड़ेगी तो हम अपने को रोक नहीं पाते, इसलिए जेडीयू के बारे में भी बोल देते हैं। और अपनी पार्टी है तो अपने बारे में तो बोलना हमारा धर्म है। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करना है, बिहार को बचाने का काम करना है। हम गठबंधन में साथ है, साथ रहेंगे, लेकिन इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, बचाए रखने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मजबूती से हम सब लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप सब लोग इस काम में लगे हुए हैं, अच्छा है, बड़ी खुशी होती है। सब लोग उसी मुस्तैदी के साथ आप सब लोग काम कर रहे हैं। आज एक विशेष एजेंडा पर बैठक हो रही है। हम लोगों ने तय किया था पार्टी के चुनाव के बारे में प्रारंभिक शुरुआत में ही, जिस बार हम लोग बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के चुनाव को कराने का काम करें। और शुरुआत आप सब लोगों ने मिलकर की। आप लोग यहाँ बैठे हुए लोग हैं, हमारी बात से अधिकांश लोग सहमत होंगे कि आप भी अपने जिला में इस बार पार्टी के सांगठनिक चुनाव को लेकर सड़क बनाने के लिए उन गांव में भी गए होइएगा जिस गांव में आप पहले कभी नहीं जाते पार्टी के संगठन में। तो कम से कम इतना तो हुआ कि आपको जाने की व्यवस्था हुई, आप गए तो स्वाभाविक से पार्टी का विस्तार हुआ। तो पंचायत इकाई डेमोक्रेटिक तरीका से हम लोगों ने कहा, हर इकाई पर हम लोगों ने कहा कि प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव का काम करने से ही संगठन का काम करना है। और प्रजातांत्रिक तरीका क्या होगा? एक तो व्यवस्थित तरीके से सदस्य बनाने का काम हो, और दूसरा वहाँ प्राथमिक इकाई हो या बाकी और इकाई हो, अध्यक्ष का चुनाव या जो चुनाव है उसमें पहले तो कोशिश की जाती है कि आम सहमति से हो जाए, सभी लोग मिलकर मान लें। सब लोग मिलकर मान लेंगे तो बिल्कुल जरूरत नहीं मतदान कराने। लेकिन कहीं अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो मतदान कभी परहेज नहीं करना है, हमें शुरुआत करने का। और हमको खुशी है कि बहुत सारी जगहों पे हो गया आम सहमति से, लेकिन कई जगह आम सहमति से नहीं हो पाया, वहां मतदान की प्रक्रिया भी अपनाने का काम हुआ। अब आज राज्य अध्यक्ष का चुनाव होना है और फिर 13 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। यह 2 काम अभी बाकी है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी हम लोगों ने कहा कि नामांकन लीजिए, जो भी चाहते हैं उम्मीदवार बनने की इच्छा रखते हैं तो उन लोगों से नामांकन लीजिए। तो जैसा कि निर्वाची अधिकारी ने अभी घोषणा की है कि 2 लोगों ने नामांकन किया और दोनों लोगों का नामांकन वैध, उन्होंने घोषणा की कि वैध है, तो 2 लोग नामांकन दोनों लोगों ने जरूर किया है। यह ठीक है कि अभी यहाँ दोनों उम्मीदवार ने आपके सामने कहा कि अधिकृत करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आप लोगों ने भी उस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी लोग अलग मिलकर भी यही बात उसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि इस मन से बोल रहे, व्यक्तिगत रूप से चाहे प्रशांत जी हो चाहे आलोक जी, व्यक्तिगत रूप से भी कहते रहे कि हम उम्मीदवार जरूर हो रहे हैं, लेकिन आप जो फैसला कर दीजिएगा हम मान लें। पहले भी कहते रहे, दोनों लोग कहते रहे।
और आज जो औपचारिक रूप से प्रस्ताव यहाँ से आप सब लोगों ने मिलकर पारित किया है, तो सब लोगों ने पारित किया मतलब सहमत है नहीं, कोई निर्देश आपके लिए सहमत है ना सब लोग। हमारे ऊपर दायित्व है, हम जानते हैं कि आप सब लोगों का भरोसा है मेरे ऊपर, इसीलिए दायित्व मेरे ऊपर आपने अभी भी दिया है और उसका ख्याल रखते हुए मुझको भी पूरा इस बात का भरोसा आपके ऊपर है कि जब दायित्व आपने दिया है तो जो कुछ भी फैसला हम करेंगे सहज उस फैसला को स्वीकार आप सब लोगों को करना चाहिए, कीजिए, यह हम आपके ऊपर भरोसा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखना ना भूलें आंखें न्यूज़ 24।